नमस्कार। चलिए आज अपराध और आतंकवाद की उस धुंधली दुनिया में चलते हैं जहां दोनों के बीच की लकीरें मिट जाती हैं। ये एक ऐसा खतरनाक गठबंधन है जो आज दुनिया भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इटली से। एक कत्ल जिसने एक ऐसे रिश्ते का पर्दाफाश किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पैटर्न की शुरुआत थी जिसे हम आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ये सवाल कई सालों तक जांच करने वालों के दिमाग में घूमता रहा। ऊपर से देखने पर तो ये एक पॉलिटिकल मर्डर लगता था, आतंकवाद की एक और वारदात। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक थी। और यहीं आता है कहानी में चौंकाने वाला मोड़। कत्ल करने वाले तो रेड ब्रिगेड्स के आतंकवादी थे, लेकिन उन्होंने ये काम नेपल्स के सबसे ताकतवर माफिया कैमोरा के कहने पर किया था। सोचिए, एक टेररिस्ट ग्रुप ने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लिए सुपारी किलर का काम किया। यहीं से ये क्राइम टेरर नेक्सस यानी अपराध और आतंकवाद का गठजोड़ खुलकर सामने आता है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? जवाब है, एक एहसान चुकाने के लिए। देखिए, कैमोरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को एक मोटी फिरौती वसूलने में मदद की थी और बदले में आतंकवादियों ने माफिया के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, पुलिस कमिश्नर अम्मातुरो को हटा दिया। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब था। अम्मातुरो का जो केस था ना, वो हमें उस पुराने मॉडल की तरफ ले जाता है जिससे एक्सपर्ट्स इन रिश्तों को हमेशा से समझते आए हैं। एक ऐसा मॉडल जो मानता था कि ये सब कुछ सिर्फ पैसे या फिर जिंदा रहने की जद्दोजहद के लिए होता है। देखिए, सालों तक एक्सपर्ट्स इन दोनों ग्रुप्स को बिल्कुल अलग अलग करके देखते थे। उनका मानना था कि भाई माफिया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहता है और आतंकवादी अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं। दोनों के मकसद बिल्कुल जुदा थे। पर क्या ये हमेशा सच होता है? अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये कैमरा के उस टिपिकल मॉडल को साफ साफ दिखाती है। चाहे वो रेड ब्रिगेड्स हों या आइसिस, हर गठबंधन के पीछे एक ही मकसद था, या तो अपने दुश्मनों को खत्म करके सरवाइव करना या फिर सीधे सीधे पैसा कमाना। आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसकी यहाँ कोई जगह ही नहीं थी। ये प्योर बिजनेस था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया बदल रही है और उसी के साथ बदल रहा है अपराध और आतंकवाद का चेहरा भी। अब एक नए किस्म का खतरा सिर उठा रहा है जिसे हम सिर्फ मुनाफे के चश्मे से नहीं देख सकते। और यहीं पर वो बड़ा फर्क सामने आता है, प्योर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स और हाइब्रिड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के बीच का फर्क। मतलब ये हाइब्रिड ग्रुप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा को भी अपना लेते हैं। इस हाइब्रिड मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है डी कंपनी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये गैंग मुंबई में स्मगलिंग और हफ्ता वसूली से शुरू हुआ था, लेकिन 1992 के दंगों के बाद इस ग्रुप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसने एक राजनीतिक और वैचारिक मकसद अपना लिया। 1993 के मुंबई बम धमाके मुनाफे के लिए नहीं थे, वो बदले की कार्रवाई थे, एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट थे। ये दिखाता है कि कैसे समाज और राजनीति के हालात एक क्रिमिनल गैंग को एक हाइब्रिड खतरे में बदल सकते हैं। जब हम डी कंपनी के गठबंधनों को देखते हैं ना, तो ये हाइब्रिड मॉडल और भी क्लियर हो जाता है। जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं है, ये पाकिस्तान में सेफ रहने यानी सर्वाइवल और भारत में हमलों के जरिए अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए है। अलकायदा और बोको हराम के साथ भी यही है, मुनाफे के साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी जुड़ा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डी कंपनी की कहानी है। अल्बानियाई माफिया में भी ऐसा ही बदलाव देखा गया जब उन्होंने कोसोवो में नेशनलिस्ट मूवमेंट का साथ दिया। उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन साथ ही एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी लड़ी। ये अब एक ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। लेकिन इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा। और उस पैसे को चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक नेटवर्क ये काम करते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक सदियों पुराने सिस्टम में, हवाला। ये एक ऐसा इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जो सिर्फ भरोसे और एक सीक्रेट कोड पर चलता है। कोई बैंक नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। ये बहुत तेज है, सस्ता है और सबसे बड़ी बात, इसमें पहचान लगभग पूरी तरह से छिपी रहती है। और यही वजह है कि ये क्रिमिनल और टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए इतना अट्रैक्टिव है। पैसा बिना कोई निशान छोड़े दुनिया भर में पहुंच जाता है। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा खेल है। अकेले भारत में ही
अंदाजा है कि हवाला मार्केट 17 अरब डॉलर तक का हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है जो गैर कानूनी धंधों को हवा देती है। तो जाहिर है, इस बढ़ते खतरे को देखकर सरकारें भी चुप नहीं बैठी हैं। भारत ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। एक नेशनल डेटाबेस बनाकर इन नेटवर्क्स पर नकेल कसने की कोशिश की है। और ये कोई मामूली डेटाबेस नहीं है, इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA चला रही है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग-अलग राज्यों में फैले क्रिमिनल्स के बीच कनेक्शन ढूंढता है। वॉइस मैचिंग और फिंगरप्रिंट जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इसका मकसद पुलिस फोर्सेस के बीच तालमेल की उस कमी को दूर करना है जिसका फायदा अपराधी हमेशा उठाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और चिंताजनक नतीजे पर पहुंचाता है। वो ये कि अपराध और आतंकवाद के बीच की जो लकीर थी वो पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो चुकी है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सबसे जरूरी बात, जब कोई क्रिमिनल गैंग कोई आइडियोलॉजी अपना लेता है तो उसे खुद खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसी आइडियोलॉजी वाले किसी टेररिस्ट ग्रुप को पैसा और हथियार दे सकते हैं। इससे होता ये है कि क्रिमिनल ग्रुप का बिजनेस भी सेफ रहता है, उन पर कोई आंच नहीं आती और उनका आइडियोलॉजिकल काम भी हो जाता है। ये रिस्क को आउटसोर्स करने का एक बहुत ही स्मार्ट और खतरनाक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब अपराधी एक मकसद अपना लें और आतंकवादी एक बिजनेस मॉडल, तो फिर हम इनमें फर्क कैसे करेंगे? जब क्रिमिनल्स देशभक्त या धर्म योद्धा बनने लगें और आतंकवादी ड्रग्स और हथियारों के कारोबारी, तो क्या हमारी पुरानी परिभाषाएं आज भी कोई मायने रखती हैं? ये वाकई 21वीं सदी की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। इस पर जरूर सोचिएगा।